अच्छा देखें, प्रीवियस लेक्चर में मैंने रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट से लेकर ट्रांजैक्शन से लेकर बिजनेस ट्रांजैक्शन से लेकर और हाउ द बिजनेस ट्रांजैक्शंस एंड द 5 बेसिक एलिमेंट ऑफ अकाउंट्स आर रिलेटेड ये बता दिया। अच्छा देखें, जो हमारा बेसिक जो काम होता है अकाउंट्स में, ऑब्वियसली वो स्टार्ट ही रिकॉर्डिंग से होता है। तो अगर बच्चे को रिकॉर्डिंग ही ना आए तो पूरी अकाउंट्स रेलेवेंस बचेगी ही नहीं। ठीक है, इतने एरर्स होंगे, कोई फायदा नहीं होगा फिर अकाउंट्स पढ़ने का, ना करवाने का, ना फॉलो करने का। ठीक है, सो हम बेसिक जब शुरू कर रहे हैं तो यहाँ पे इस चीज को इनकॉर्पोरेट करने का मकसद ये है कि जो जनरल जर्नल हम बनाते हैं, जनरल जर्नल इसको हम बोलते हैं बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ठीक है, आपने अक्सर नोट किया होगा करियाना स्टोर्स पे, या असल में करियाना स्टोर्स का नाम आप नोट कर रहे होंगे, मैं बार बार ले रहा हूँ क्योंकि ये वो फॉर्म ऑफ बिजनेस है जो हमारे सामने ही हो रहा होता है। ठीक है, और अक्सर आपने देखा होगा वो एक, जैसे हम एक टर्म यूज करते हैं मुंशी, वो बैठा हुआ होता है। मुंशी का मकसद एक इनफॉर्मल टर्म हम यूज करते हैं फॉर दैट पर्सन जो बैठा हुआ रजिस्टर्स पे अकाउंट्स मेंटेन कर रहा होता है किसी छोटे बिजनेस के। ठीक है, तो पॉइंट इज वो रजिस्टर लेके बैठा हुआ होता है और कुछ एंट्रियां कर रहा होता है। सो इसको बेसिकली हम बुक कीपिंग भी बोलते हैं एक तरीके से, लेकिन वो जो एक जर्नल बना रहा होता है ना, जिसको हम एक जर्नल के फॉर्म में बोलते हैं, सो दैट इज कॉल्ड जनरल जर्नल। उसमें उसको पता होता है कि भाई क्या चीज आ रही है बिजनेस में, क्या चीज जा रही है, पैसे में कितना इजाफा हुआ, इन्वेंट्री में कितनी कमी वाकया हुई, वो सब रिकॉर्ड कर रहा होता है। ठीक है, तो उस चीज पे आने से पहले अगर आप लोग को इफेक्ट का पता होगा तो रिकॉर्ड कर पाएंगे ना। ठीक है, तो इस चीज को समझाने के लिए ये चीज यहाँ डिजाइन की गई है। ठीक है, तो जरा मैं जूम कर लेता हूँ ताकि समझ में भी आ जाए। देखें, चीज वही है, एसेट्स, लायबिलिटीज, ऑनर्स, इक्विटी। पहले हम इसको अमाउंट के बगैर कराएंगे कि अमाउंट के बगैर हम इसको इफेक्ट किस तरह दिखा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको ट्रांजेक्शन गिवन होंगी और आपको साथ के साथ उनका इफेक्ट बताया जा रहा होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको नजर आ रहा है हेडिंग है इफेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन। नंबर वन इज write the effects of the following transaction on accounting equation for increase, decrease and no effect। यानी कि अगर किसी चीज में इंक्रीज आ रहा है तो उसके आगे आप प्लस का साइन लगा दें, किसी चीज में डिक्रीज हो रहा है कोई चीज तो माइनस का लगा दें, अगर किसी चीज में नो इफेक्ट आ रहा है तो उसका आप जीरो कर दें। अगर आप यहाँ गौर करें, ये अकाउंटिंग इक्वेशन ही बन रही है एक तरीके से, एसेट्स आर इक्वल टू लायबिलिटीज एंड ऑनर प्लस ऑनर्स इक्विटी। ठीक है, तो हम अकाउंटिंग इक्वेशन पे रख के हम बिजनेस ट्रांजैक्शन के इफेक्ट्स को पहले बताएंगे विदाउट एनी अमाउंट। ठीक है, अभी हम यहाँ अमाउंट का जिक्र नहीं कर रहे थे, हमें पहले पता तो हो कि वो रिकॉर्ड कहाँ होगा, तभी हम अमाउंट को इनकॉर्पोरेट करके रिकॉर्ड कर पाएंगे ना। ठीक है, ट्रांजेक्शन नंबर वन इज ऑनर इन्वेस्टेड कैश इन द बिजनेस। ठीक है, अगेन अगर आप इसको डबल एंट्री अकाउंटिंग के सिस्टम से समझें इसको, तो देयर आर टू इफेक्ट्स, ऑनर इन्वेस्टेड कैश इन द बिजनेस। यानी कि एक बिजनेस की इन तीन चीजों में, यानी एसेट, लायबिलिटी और ऑनर इक्विटी में कितनी जगहों पे चेंज आया, ये हमें पता लगाना है। तो ऑनर इन्वेस्टेड कैश इन द बिजनेस, तो कैश इज एन एसेट, तो कैश इंक्रीज हुआ है यानी कि पॉजिटिव, यानी कि प्लस। ठीक है, यहाँ कहीं कोई लायबिलिटी का जिक्र नहीं है ऑब्वियसली, तो लायबिलिटी में नो चेंज। ठीक है, तो लायबिलिटी में कोई चेंज ना बनता है ना आया है। सही है, सिमिलरली इन्वेस्टेड कैश इन द बिजनेस बोल रहा है, वो तो इन्वेस्ट का मकसद क्या होता है, कैपिटल। देखो इस चीज को हमेशा याद रखिएगा, इन्वेस्टेड का मकसद हमेशा ये होता है, इट इज सिनोनिमस विद द वर्ड कैपिटल। तो जब भी इन्वेस्ट का वर्ड यूज होगा तो वो मतलब होगा कि ऑनर्स इक्विटी में इजाफा हुआ है। सही है, तो दो चीजें हो गई, इन्वेस्टेड कैश इन द बिजनेस का मकसद ये कि बिजनेस की ऑनर कैपिटल में इजाफा हुआ तो यानी ऑनर इक्विटी में इजाफा हुआ यानी प्लस। सिमिलरली कैश इन्वेस्ट किया बिजनेस में तो कैश में इजाफा हुआ, कैश इज एन एसेट, कैश प्लस हो गया। लाइबिलिटीज में जीरो, कोई चेंज ही नहीं आया, कोई लाइबिलिटी से कोई ताल्लुक ही नहीं है, सो दैट इज व्हाई वी आर कंसीडरिंग एज नो इफेक्ट। ठीक है, सो ये हमेशा इसी तरह हम बाकी ट्रांजेक्शन को भी करते रहेंगे। अच्छा जी, तो एक ट्रांजेक्शन तो रिकॉर्ड हमने करके बता दी। ठीक है, अच्छा अब आ जाते हैं दूसरी पे, परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट। ठीक है, तो देखिए अगेन, जब भी आप क्वेश्चंस करने बैठे हैं आपको हमेशा जो एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट्स हैं, एसेट, एक्सपेंसेस, ऑनर्स इक्विटी, लायबिलिटी एंड रेवेन्यू, इनके एग्जांपल्स का और इनकी टर्म्स का और क्लासिफिकेशंस का पता होना बहुत जरूरी है। यहाँ पे कहीं भी आपको एसेट, लायबिलिटी अपने ना यानी कि बाय द नेम ऑफ एसेट या लायबिलिटी नजर नहीं आएगा, उसकी एग्जाम्पल के तौर पे या उसकी क्लासिफिकेशन के तौर पे नजर आएगा और आपको समझना होगा। यहाँ पे आप एग्जाम्पल लें, जैसे परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट। अगेन दो चीजें हो रही हैं यहाँ पे, परचेज द फर्नीचर ऑन द क्रेडिट। ठीक है, यानी कि ऑन यानी कि उधार पे खरीदा है, क्या खरीदा है, फर्नीचर। अच्छा, यहाँ ट्रांजैक्शन नंबर टू का इफेक्ट देखें अगर आप गौर से, फर्नीचर इज एन एसेट प्लस ऑन क्रेडिट, उधार पे लिया है यानी कि लायबिलिटी में इजाफा हुआ प्लस,
ऑनर इक्विटी देयर इज नो चेंज, इसमें ये नहीं लिखा हुआ कि ऑनर इन्वेस्टेड फर्नीचर, देखें देयर इज अ डिफरेंस, अगेन एंड अगेन आई एम एम्फसाइजिंग ऑन दिस थिंग। बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि अच्छा भाई फर्नीचर भी तो है, वो ऑनर इक्विटी में इंक्रीज नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? पॉइंट इज देयर इज नो सच थिंग लाइक इन्वेस्ट, ठीक है। यहाँ पे था इन्वेस्टेड कैश इन द बिजनेस, तो कैश इज एन एसेट, इंक्रीज हुआ, ऑनर इक्विटी इंक्रीज हो गई। लेकिन हेयर हेयर इज जस्ट परचेज द फर्नीचर ऑन क्रेडिट, ठीक है। तो एसेट इंक्रीज हुआ, सिमिलरली यहाँ पे ऑन क्रेडिट का मकसद ये है कि उधार में खरीदा तो प्लस हो गया लायबिलिटी पे, ऑन इक्विटी नो चेंज बिकॉज देयर इज नो सच थिंग लाइक इन्वेस्ट, ठीक है। थर्ड इज पेड कैश टू द क्रेडिटर, भाई क्रेडिटर जो भी था एक्स वाई जी, रीजन नहीं बताया हुआ, कुछ नहीं बताया हुआ, जब आप सिर्फ आपको इफेक्ट बताना है। पेड कैश टू द क्रेडिटर, कैश इज एन एसेट, बिजनेस से गया माइनस, लाइबिलिटी कम हुई, यानी कि जो भी आपके ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ था वो भी कम हो गया क्रेडिटर को जब पे कर दिया, सो माइनस, ऑनर इक्विटी नो चेंज यानी जीरो, ठीक है। फोर पे आ जाते हैं, परचेज इक्विपमेंट ऑन कैश, ठीक है, कोई भी इक्विपमेंट था एक्स वाई जी वो आपने कैश पे खरीदा, ठीक है। इसमें क्या हुआ, परचेज इक्विपमेंट ऑन कैश नंबर फोर। अच्छा आप गौर करें जरा, अच्छा यहाँ पे अब आप नोट कीजिए, एसेट द इफेक्ट इज जीरो, लायबिलिटी इफेक्ट इज जीरो, ऑनर इक्विटी इफेक्ट इज जीरो, क्यों? द क्वेश्चन इज व्हाई। देखें, परचेज इक्विपमेंट ऑन कैश, देखें कैश इज ऑल्सो एन एसेट, ठीक है, इक्विपमेंट इज ऑल्सो एन एसेट। अब वो अलग है, बात है कि कैश इज अ करंट एसेट, यानी कि जो एक साल के अंदर अंदर यूटिलाइज हो जाता है, इक्विपमेंट इज अ नॉन करंट एसेट या लॉन्ग लाइफ एसेट, ठीक है, जो एक साल या एक साल से ज्यादा चल सकता है। तो दोनों चीजों में इफेक्ट कहाँ आ रहा था, एसेट में। भाई एक एसेट बढ़ा, एक एसेट कम हुआ, तो इफेक्ट क्या हुआ, इफेक्ट इज निल, ठीक है। ये वही बात है कि किसी फॉर एग्जांपल देयर इज कोई भी आप समझ लें नंबर है, एक नंबर में फॉर एग्जांपल 2, आपने 1 ऐड किया फिर 1 माइनस कर लिया, तो मैं आपसे अगर पूछूं कि भाई इफेक्ट क्या आया, आप बोलेंगे भाई नो इफेक्ट, क्योंकि एक चीज जब ऐड हुई साइमल्टेनियसली वही चीज सब्ट्रैक्ट हो गई, तो इफेक्ट आएगा जीरो, ठीक है। सो देयर इज अ जीरो इफेक्ट ऑन एसेट, जीरो ऑन लायबिलिटी एंड जीरो ऑन ऑनर इक्विटी, ठीक है। अब आ जाते हैं 5 पे, बोरोड मनी फ्रॉम द बैंक, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे देखें, बोरोड मनी कह लें या बोरोड कैश कह लें या बोरोड कुछ भी कह लें, बोरोड कैश फ्रॉम द बैंक, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीजें हो रही हैं, एक तो ये कि आप बैंक से उधार ले रहे हैं यानी कि लायबिलिटी, दूसरा कैश आप ले रहे हैं फॉर बिजनेस, इट इज अज्यूम्ड जब भी कोई चीज यहाँ बात होगी वो बिजनेस के लिए होगी, तो बोरोड कैश फ्रॉम द बैंक का मकसद ये कि कैश आपने ले लिया फॉर बिजनेस पर्पजेज एक्स वाई जी बैंक से, ठीक है। तो दो चीजें हुई, यहाँ पे गौर कीजिएगा जरा, 5 पे आते हैं। एसेट इंक्रीज हो रहा है, वाई? क्योंकि भाई कैश तो आ रहा है ना बिजनेस में, अब वो उसकी रीजन कुछ भी हो जाए, वो उधार हो कुछ भी हो, कैश तो आ रहा है, तो कैश यानी कि एसेट प्लस हो गया यानी कि इंक्रीज हो गया। सिमिलरली इंक्रीज क्या हो रही है, लायबिलिटी, क्योंकि भाई बोरोड है ना, बोरोड का मकसद ये है कि कोई बैंक से कर्जा लिया तो लायबिलिटी में इंक्रीज आ गया, देयर इज नो चेंज इन ऑनर इक्विटी, ठीक है। अच्छा अब आ जाइए, उसी की थोड़ी सी सब्सिक्वेंट ट्रांजैक्शन दी हुई है, पेड द बैंक लोन, ठीक है। देखिए बैंक लोन पे ऑफ कर दिया, ठीक है। पे ऑफ का मकसद ये कि भाई अब देखिए पे ऑफ में क्या होगा, कैश जाएगा, यानी कि कैश इज एन एसेट, जा रहा है माइनस, ठीक है। पेड बैंक लोन का मकसद ये है, बैंक लोन एक लायबिलिटी था भाई, लायबिलिटी आपने पे करी है, कर्जा आपने वापस किया, तो उधार आपका कम हुआ, लायबिलिटी आपकी कम हुई, तो लायबिलिटी कम होने का मकसद है माइनस, ठीक है। एंड देयर इज नो चेंज इन ओनर्स इक्विटी, सही। फिर लास्ट ट्रांजैक्शन, ऑनर विथड्रू कैश फ्रॉम द बिजनेस फॉर हिज प्राइवेट यूज, ठीक है। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था, जब ऑनर इक्विटी जब पढ़ा रहा था मैं, उसमें मेंशन मैंने किया था कि जब ऑनर अपने बिजनेस से अपने मालिकाना हकूक में से कोई भी चीज वापस ले लेता है, तो उसका हम बोलते हैं ऑनर्स ड्रॉइंग, यानी कि अपने पैसे वापस निकाल लेना, ठीक है जी। तो पेड बैंक लोन में देयर आर टू इफेक्ट्स, वही देखें इसको, पूरी ट्रांजेक्शन में आपको हमेशा अब जैसे मैंने पहले बताया था डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम में, कि देयर विल बी ऑलवेज टू फोल्ड इफेक्ट्स, यानी कि हमेशा दो तरफा इफेक्ट होंगे, ठीक है। सो यहाँ आप गौर कीजिए, पेड बैंक लोन यानी कि बैंक का लोन था वो पे कर दिया, ऑब्वियसली कैश के फॉर्म में पे किया होगा, तो कैश इज एन एसेट, तो एसेट में कमी वाकया हुई तो माइनस, ठीक है। बैंक लोन इटसेल्फ वाज द लायबिलिटी, लायबिलिटी आपने पे ऑफ कर दी है, वो माइनस यानी कि लायबिलिटी कम हो गई, तो माइनस का निशान यानी कि माइनस का इफेक्ट, ठीक है। इन द लास्ट, ऑनर विड्रू कैश फ्रॉम द बिजनेस, देखें मैंने आपको पहले भी बताया था उसमें एलिमेंट ऑफ अकाउंट्स में, कि जब भी ऑनर इन्वेस्ट करता है तो दैट दैट इज रिगार्डेड एज अ कैपिटल, इनकी इंक्रीज इन दी ऑनर्स इक्विटी,
जब भी ओनर अपने कोई भी बिजनेस से कोई भी चीज कैश की फॉर्म में किसी भी एसेट की फॉर्म में वापस निकाल लेता है, तो दैट इज कॉल्ड ड्राइंग। ठीक है, ड्राइंग अकाउंट कहलाता है वो बेसिकली, विदड्रॉ से निकला ये वर्ड ड्राइंग। ठीक है, यानी कि जब भी ओनर अपने बिजनेस में से कोई चीज वापस ले ले, विदड्रॉ कर ले। तो विदड्रॉ क्या कर रहे हैं भाई, ये सब हिसाब कैश फ्रॉम द बिजनेस फॉर हिज प्राइवेट यूज। तो बिजनेस में से कैश जा रहा है, कैश इज एन एसेट, तो माइनस का इफेक्ट। लाइबिलिटी का कोई जिक्र नहीं है, तो देयर इज नो इफेक्ट, जीरो। ठीक है, लेकिन कमी किसमें आ रही है, ऑनर इक्विटी में, क्योंकि बिजनेस में से ऑनर जो है अपने प्राइवेट यूज के लिए पैसा निकाल रहा है। तो ऑनर इक्विटी में पैसे में कमी वाकया हो गई, तो माइनस का निशान, माइनस का इफेक्ट। देखें यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस बच्चे ये करेंगे, भाई वेयर इज द अमाउंट, अमाउंट क्यों नहीं है। देखिए उसमें हम ग्रेजुअली आएंगे। अमाउंट बताने से पहले मेन मकसद बच्चे को ये समझाना है कि उसको टू फोल्ड इफेक्ट तो समझ में आए। सही है, तो अब आपको इन ट्रांजेक्शन से टू फोल्ड इफेक्ट का कॉन्सेप्ट पूरा समझ आएगा। इसको फर्दर मैंने यहाँ बताया हुआ है एक और सवाल में, इसको आप लोग खुद प्रैक्टिस कीजिएगा। और देखें ऑब्वियसली मैं तो यहाँ एक्सेल शीट का आपको बता रहा हूँ, एक्सेल शीट पे मैंने इसको थोड़ा सा पहले से सॉल्व कर लिया, क्योंकि यहाँ करना सॉल्व फिर टाइम का ज़या होना, उससे बेहतर था कि मैं सॉल्व करके रखूँ, आपको समझाऊँ। आप लोग का काम ये होगा कि जब आप लोग ये सवाल क्वेश्चन करें, अपने पास कॉलम्स बनाएंगे रजिस्टर्स में। ठीक है, रजिस्टर जो भी आप बाय करें जो भी हो, अच्छा रजिस्टर होना चाहिए, वेल मेंटेन्ड होना चाहिए, उसमें आप ये कॉलम बनाएंगे पूरे, और रोज बनाएंगे, और खुद प्रैक्टिस करेंगे इस चीज़ को। ठीक है, यहाँ मैंने इसको सोल्यूशन दिया हुआ है, इसको समझना बहुत जरूरी है, असल चीज था इसके इफेक्ट्स को समझना। अब हम एक क्वेश्चन जरा टच कर लेते हैं विद अमाउंट। भाई अमाउंट के साथ भी तो कोई होना, ताकि समझ में तो आए ना कि व्हाट वी आर गोइंग टू डू। ठीक है, तो देयर इज अ क्वेश्चन, इसका मैंने सोल्यूशन के साथ इसका मैंने पिक्चर लगाई है, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। फिर अगेन वही बात, इसको पूरा ड्रॉ करना, टाइम का जाया होना, इससे बेहतर है कि आपको सोल्यूशन मैंने ये चीज समझाने की कोशिश करना चाह रहा हूँ। ठीक है, The following transactions are taken from the books of Messrs. Ahmad and Sons। देखें जो M स्लैश एस है, इसको कहीं कुछ लोग बाय मिस्टेक मिसेस पढ़ लेते हैं, मिस्टर एस, ये मिस्टर एस भी नहीं है, मिसेस भी नहीं है, दिस इज कॉल्ड मैसर्स। देखें ये एक ब्रिटिश इंग्लिश की टर्म है मैसर्स, विच मीन्स कि जब भी ऑर्गेनाइजेशंस को हम रेफर करते हैं, सो दे आर ऑलवेज रिटन इन दिस फॉर्म, M स्लैश एस स्मॉल एस। ठीक है, इसको हम मैसर्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे हम किसी इंडिविजुअल शख्स को जब हम रेफर कर रहे होते हैं, तो वी ऑलवेज यूज मिस्टर। ठीक है, किसी फीमेल को हम रेफर कर रहे होते हैं तो मिस। ठीक है, मिस, या किसी की वो वाइफ होती है तो मिसेस। ठीक है, सिमिलरली जब किसी ऑर्गेनाइजेशन को जब हम रेफर करेंगे, तो वी यूज द टर्म मैसर्स, M स्लैश स्मॉल एस। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, ये बच्चों को देखें अकाउंट्स में आपको उसकी लैंग्वेज पता होनी चाहिए। जब लैंग्वेज ही नहीं पता होगी, तो आप रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग क्लासिफाइंग दूर की बात, रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे। ठीक है, जी अब इस क्वेश्चन को हम जरा विद अमाउंट करके देखते हैं। ऑनर इन्वेस्टेड कैश इन हिज बिजनेस। देखें यहाँ पे सोल्यूशन में ये बताया हुआ है, कैटेगराइज भी किया हुआ है। देखें एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस ऑनर इक्विटी भी लगाया हुआ है इन्होंने। ठीक है, देखें जरा, ऑनर इन्वेस्टेड कैश इन हिज बिजनेस, 1 लाख रुपीज से कैश आया। ठीक है, इन्वेस्टेड का क्योंकि टर्म यूज हुई थी, तो कैपिटल 1 लाख से इंक्रीज हो गया। ठीक है, नंबर 2, परचेज इक्विपमेंट ऑन कैश। ठीक है, अगेन देखें यहाँ पे जो दो इफेक्ट आ रहे हैं वो एसेट पे ही आ रहे हैं। इक्विपमेंट इज एन एसेट, कैश इज एन एसेट। ठीक है, देखें गौर करें यहाँ पे नंबर 2 में, परचेज इक्विपमेंट ऑन कैश 7,000। भाई 7,000 कैश पे करोगे तो इक्विपमेंट आ रहा है, यानी इक्विपमेंट में इजाफा हुआ प्लस 7,000, लेकिन कैश में से 7,000 माइनस हो गए। सही है, ऑन इक्विटी में नो चेंज। फिर आ जाए नंबर 3, परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट। ठीक है, अब देखिए एसेट में इंक्रीज आ रहा है, यानी कि फर्नीचर आ रहा है, और इंक्रीज आ रहा है आपकी पेएबल में, यानी कि आपने क्रेडिट, ऑन क्रेडिट का मकसद ये आपने उधार पे लिया है अगेन। ठीक है, देखिए यहाँ पे कोई टर्म मेंशन नहीं है कि नोटेड है, रिटन फॉर्म में है, इट मींस इट इज इम्प्लाइड, इट इज, आप जो इन्फर करेंगे वो ये इन्फर करेंगे, जो फर्नीचर आपने जो बाय किया है ऑन क्रेडिट, सो इट इज अकाउंट्स पेएबल। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रिटन कुछ भी मेंशन नहीं। तो देखें अगर गौर कीजिएगा, नंबर 3 ट्रांजैक्शन में फर्नीचर इंक्रीज हो रहा है, एसेट 15,000 से, सिमिलरली लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है 15,000 से। क्यों? क्योंकि परचेज द फर्नीचर ऑन अकाउंट। सही है, या ऑन क्रेडिट। नंबर 4 ट्रांजैक्शन इज पेड कैश टू द क्रेडिटर 5,000। ठीक है, देखिए यहाँ पे भी देयर आर टू फोल्ड इफेक्ट्स, पेड कैश टू द क्रेडिटर, कैश इज एन एसेट, माइनस हो गया 5,000, क्रेडिटर था, यानी कि अब देखिए वही बात, लेकिन देयर इज नो, कोई मेंशन नहीं है कि भाई क्रेडिटर वो नोट पेबल था, कौन था, रिटन फॉर्म में था, तो इट इज इम्प्लाइड जो अकाउंट्स पेबल था उसमें से आप पे कर रहे हैं, यानी कि जो आपकी लाइबिलिटी है वो कम हो रही है। ठीक है, पेड कैश टू द क्रेडिटर, तो देखिए यहाँ पे अकाउंट्स पेबल से 5,000 माइनस हो गए,
और कैश से भी माइनस होगा क्योंकि कैश जा रहा है, कैश इज एन एसेट, कमी वाकया हो रही है तो माइनस। सिमिलरली लायबिलिटी भी कम हो रही है तो माइनस, ठीक है। पेड कैश फॉर सैलरी एक्सपेंसेस, सही है। अब देखें यहाँ पे ट्रांजैक्शन नंबर 5, पेड कैश फॉर व्हाट, सैलरी एक्सपेंसेस। अच्छा देखें, क्योंकि अभी हम अकाउंटिंग इक्वेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो अकाउंटिंग इक्वेशन में एज सच अभी यहाँ पे हमने जिक्र नहीं किया हुआ किसी एक्सपेंस का। हम देखें एसेट्स आर इक्वल टू लायबिलिटी प्लस ऑनर इक्विटी, ठीक है। हम बस यहाँ से इसमें इफेक्ट दिखा रहे हैं इक्विटी में, क्योंकि यहाँ पे अभी हमारे पास एक्सपेंस और रेवेन्यूज का कॉलम नहीं है, ठीक है। पॉइंट इज, बिजनेस में से क्या किया आपने, पेड कैश फॉर सैलरी एक्सपेंस, 6,000 रुपए का कैश पे कर दिया आपने तो कैश में से माइनस हो गया। अच्छा, ऑनर इक्विटी में बेसिकली इसलिए माइनस करके दिखा रहे हैं, देयर इज एन इफेक्ट ऑफ एक्सपेंस ना। जब भी आपको एक्सपेंसेस बेयर करेंगे ऑन बिहाफ ऑफ द ऑनर, ठीक है, यानी कि ऑनर जब भी बिजनेस एक्सपेंसेस को कंसिडर करता है तो ये कंसिडर करता है कि भाई हमारे पास से पैसा जा रहा है, कम हो गया है। असूलन तो यहाँ पे एक्सपेंस आना चाहिए था, ठीक है, लेकिन एक्सपेंस यहाँ रीजन बीइंग, क्योंकि the rule is assets are always equal to liabilities plus owners equity, ठीक है। और ऑनर इक्विटी में एक बात याद रखिएगा, पॉइंट ये है, ऑनर इक्विटी में इंक्रीज और डिक्रीज आता है रेवेन्यू और एक्सपेंसेस की वजह से, जो यहाँ पे मेंशन नहीं है, ठीक है, क्योंकि एसेट्स आर इक्वल टू लायबिलिटी प्लस ऑनर इक्विटी। लेकिन जो ऑनर इक्विटी में चेंजेस आते हैं, देखें, ऑनर इक्विटी आपके बिजनेस में आपके मालिकाना हुकूक जब बढ़ते हैं, जब आपका बिजनेस बहुत प्रॉफिट में होता है, ठीक है, आपके बिजनेस को रेवेन्यू पे रेवेन्यू हो रहा है, प्रॉफिट पे प्रॉफिट हो रहा है, तो ऑब्वियसली अब आपके बिजनेस की वर्थ बढ़ेगी, ठीक है। तो वही बात है, कंपनी जैसे टेस्ला की एग्जांपल ले लें, वो शुरू हुए थे मिलियंस ऑफ डॉलर से, आज वो मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी इन द एंटायर वर्ल्ड है, यानी कि ऑटोमोबाइल सेक्टर की अगर हम बात करें, 303 बिलियन डॉलर्स, मोर देन टोयोटा, जो बिल्कुल यानी कि मोर देन सेंचुरी एक कंपनी है, वो जो, और वो उस कंपनी को बीट कर गई जो अभी रिसेंटली, यानी कि रिसेंटली जो टेस्ला आई है, 10 से 15 साल 20 साल हुए हैं, और उन्होंने उस कंपनी को बीट कर दिया जो एक सेंचुरी पुरानी कंपनी है ऑलमोस्ट, ठीक है। पॉइंट इज कि उन्होंने इतना प्रॉफिट कमाया, इतना नाम कमाया, इतना फेम कमाया, इतना प्रॉफिट कमा लिया कि उनकी जो मालिकाना, यानी जो जो इक्विटी थी बिजनेस में, वो इतनी बढ़ गई ड्यू टू द प्रॉफिट कि अब वो तमाम अदर ऑटोमोबाइल कंपनी से ऊपर है, ठीक है। तो पॉइंट इज, असूलन तो यहाँ पे एक्सपेंस और रेवेन्यू होने चाहिए थे, लेकिन क्योंकि इक्वेशन में सिर्फ और सिर्फ एसेट लायबिलिटी और ऑनर इक्विटी का जिक्र है, तो इट इज अंडरस्टूड कि ऑनर इक्विटी में जब भी चेंज आएगा तो दो वजूहात की वजह से आएगा। अगर इसको रिवर्स करने के, अगर बिजनेस में लॉस हो गया, लॉसेस बेयर करने पड़ गए, तो मालिकाना हुकूक कम हो जाएंगे, यानी कि आपकी ऑनर इक्विटी में कमी वाकया होगी। सिमिलरली आपके बिजनेस में आपको बहुत प्रॉफिट हो रहा है तो आपके मालिकाना हुकूक बढ़ जाएंगे, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पे, ये मैंने इतनी बड़ी स्टोरी मुझे इस वजह से सुनानी पड़ी क्योंकि यहाँ पे अभी एक्सपेंस का कोई कॉलम नहीं है, तो दैट इज व्हाई पेड कैश फॉर सैलरी एक्सपेंस 6,000, कैश में से चला गया 6,000, और अभी हमने फिलहाल ऑनर इक्विटी में 6,000 माइनस करके दिखा दिया। क्यों? क्योंकि एक्सपेंस में जब भी इस तरह का कुछ भी होता है, वो हम कंसिडर ये करते हैं कि मालिकाना हुकूक में कमी वाकया हो रही है, सही है। इसको टेस्ला की रेलेवेंस से आप याद रखिएगा। नंबर 6 ट्रांजैक्शन इज रिसीव्ड कैश फॉर कमीशन इनकम, ठीक है। अच्छा, आप इसको गौर कीजिए, कितना है, 30,000। देखिए, मैंने जैसे पहले बताया था कि ऑनर इक्विटी में दो वजूहात की वजह से चेंज आता है, या तो एक्सपेंस की वजह से या तो रेवेन्यू की वजह से। पहले एक्सपेंस की वजह से कमी आई थी, तो अब क्या रेलेवेंस बनेगी कि भाई इनकम की वजह से इसमें इजाफा होगा। तो रिसीव्ड कैश, पहली बात, कैश इज एन एसेट, तो कैश बढ़ गया 30,000 से, ये देखिए 30,000 ऐड हो गया यहाँ पे। सिमिलरली ऑनर इक्विटी में 30,000 ऐड हो गया। जैसे यहाँ पे पे कर रहे थे तो माइनस हो रहा था 6,000 एंड माइनस हो रहा था 6,000। सिमिलरली जब आ रहा है तो ऐड करेंगे 30,000 कैश में, और सिमिलरली ऑन द इक्विटी में 30,000 ऐड कर देंगे। रिसीव्ड कैश फॉर कमीशन इनकम 30,000। इन द लास्ट, ऑनर विड्रू कैश फॉर हिज प्राइवेट यूज, ठीक है। अगेन प्राइवेट यूज का मकसद यहाँ पे वही आ गया, विड्रू का वर्ड भी यूज हो गया, ठीक है। पॉइंट इज, ड्राइंग करिए एक किसी भी ऑनर ने अपने बिजनेस में से, यानी कि अपनी कैपिटल, अपने मालिकाना हुकूक में से एक बंदे ने 10,000 रुपए निकाल लिए, ठीक है। तो इसका देखें क्या निकाले, कैश। तो अगेन बिजनेस में से क्या चला गया, कैश, तो कैश में से 10,000 माइनस हो गया, सही है। और यहाँ से कहाँ से निकाला है, देखिए लिखा हुआ गया, ऑनर विड्रू कैश फॉर प्राइवेट यूज, ठीक है। तो ऑन, ये इट इज वेरी जनरल टर्म, और ये बार बार आएगी, आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी ऑनर विड्रू का नाम आएगा, कुछ भी इस तरह आएगा, इट मीन्स अपने मालिकाना हुकूक में से अपनी इक्विटी में से उस बंदे ने कमी वाकया करी। तो यहाँ पे ऑनर इक्विटी इक्विटी में से 10,000 माइनस हो गया, सही है। यहाँ से कैश में से 10,000 माइनस हो गया, क्यों? क्योंकि ऑनर ने कैश ही बिजनेस से निकाल लिया, ठीक है। तो देयर आर टू फोल्ड इफेक्ट्स, वन इज ऑन द एसेट साइड, कैश कम हो गया, एंड वन इज ऑन द ऑनर इक्विटी साइड,
में से 10,000 इक्विटी में से कम हो गए। सही है? सही है जी। अच्छा जी। अब इसको ज़रा मैंने जैसे पहले कहा था कि एसेट्स विल ऑलवेज बी इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी, तो यहाँ इन्होंने इसको ज़रा जस्टिफाई भी करके बताया हुआ है, ठीक है? सो 1,02,000, ठीक है, प्लस 1,07,000, सही। ये आपके कितने बन जाएंगे? 1,09,000, ठीक है। फिर आप 1,09,000 में अगेन 1,09,000 में आप 15,000 रुपये ऐड कर दें, तो ये बन जाएंगे 1,24,000, ठीक है। द लेफ्ट साइड इज रिलेटेड टू द एसेट्स एंड द टोटल इज 1,24,000, सही है। 1,02,000 प्लस 7,000 प्लस 15,000, यानी कि जो भी एसेट्स की देखें यहाँ क्लासिफाई किया हुआ है इन्होंने, एसेट्स किस फॉर्म में आए, कैश की फॉर्म में, इक्विपमेंट की फॉर्म में, फर्नीचर की फॉर्म में, सही है। दे विल ऑलवेज बी इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी, ठीक है। अब इसका जरा टोटल कर लें, देखें इट इज वेरी कॉमन सेंस नजर भी आ रहा है। 1,14,000 इज द कैपिटल एंड 10,000 इज द लायबिलिटी, एंड दैट लायबिलिटी इज बेसिकली अकाउंट पेएबल। तो 1,14,000 plus 10,000, 124 is equal to 102, 7, 15, 124. So 1,24,000 is equal to 1,24,000. So we have justified that asset will always be equal to liabilities plus owners equity. तो ये देखें फ्रॉम द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट टिल द रूल ऑफ डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम, अब तक ये पढ़ाने का मकसद यही था कि बिफोर गोइंग टुवर्ड्स द एक्चुअल रिकॉर्डिंग फेज, यानी जनरल जर्नल से करने से पहले पहले बच्चों को, जितने भी स्टूडेंट्स हैं ए टू जेड, उन सबको बिजनेस ट्रांजैक्शन के इफेक्ट्स का मालूम होना बहुत जरूरी है। जब आपको ये इफेक्ट्स पता होंगे तो आई आई कैन टोटली अश्योर यू कि आपको जनरल जर्नल पढ़ते हुए आपको कोई मुश्किल नहीं होने वाली, ठीक है। उसमें यही चीज आपने बस इन द फॉर्म ऑफ रजिस्टर, जैसे हम रजिस्टर बना रहे होते हैं, उसमें हम कॉलम्स बना रहे होते हैं, डेबिट क्रेडिट का कॉलम बना रहे होंगे, तो आपको उसमें कोई मुश्किल नहीं होगी इंशाल्लाह, अगर आपने रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट सही से पढ़ लिए, डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम सही समझ में आ गया, और स्पेशली स्पेशली ये वाले क्वेश्चंस, ये ट्रांजैक्शन इफेक्ट वाले क्वेश्चन सही से समझ लिए, और अभी तो मैंने आपको विद अमाउंट भी समझा दिया। यही चीज अगर आप एज ए रजिस्टर फॉर्म में करेंगे तो वो जनरल जनरल बन जाएगी। कैसे होगी इंशाल्लाह वो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में कर लेंगे कवर। फिलहाल हम इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। अल्लाह हाफिज।